तो जी सीन ऐसा है कि आज है मौसम बहुत बढ़िया, 7-8 डिग्री टेम्परेचर हुआ है और साथ में जो प्लस पॉइंट ये है कि निकली हुई है धूप। देख रहे हो पीछे मेरे, बढ़िया धूप निकली हुई है, बढ़िया मौसम है। जैसे कि मैं हर व्लॉग में बोलता आया हूँ पिछले 3-4 बारी से कि धूप निकलती है तो बैटरी हमारी हो जाती है चार्ज और अपना मन करता है कि बाहर निकलें घर से, कहीं घूम फिर आएँ, 1-2 घंटे की दूरी पे चले जाएं। अब यार यहाँ पे रिश्तेदार वगैरह तो रहते नहीं हैं आसपास, ठीक है, कि भाई हम किसी के घर चले जाते हैं, आज इसके यहाँ डिनर हो जाता है, लंच हो जाता है, यू नो, मॉम डैड आए हुए हैं, आपको पता ही है, पेरेंट्स हैं। अब यहाँ पे वो बेचारे बोर हो जाते हैं, ठीक है। अब बच्चे हैं उसके आसपास ही, उनको खिलाते रहते हैं, उनसे एंजॉय करते रहते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ तो है नहीं सेंट जॉन में, राइट, कि भाई यार मेट्रो पकड़ी, बस पकड़ी, अपना कहीं पे भी चले गए और अपना रिलैक्स करके एंजॉय करके आ गए। अब वीकेंड है आज, ठीक है, और वीकेंड में अब नाश्ता कर रहे थे, नाश्ते की टेबल पे बैठे बैठे सीन बन गया कि यार कहीं चलते हैं। तो यही होता है कि अपना वीकेंड आता है तो यार मौसम देखते हैं, सबसे पहले वेदर ऐप खुलती है और बस उसके बाद सीन बन जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं, -10 -12 हो गया था टेम्परेचर कुछ 4-5 दिन के लिए। और जितना आप ये जो देख रहे हो पीछे एरिया मेरे, जितना भी ये एरिया, अभी भी हल्की सी बर्फ़ पड़ी हुई है, बहुत भयंकर स्नोफॉल हुई थी। लगभग कुछ 26-28 घंटे बर्फ़ गिरती रही है। जरा सा झूंगा बचा है यहाँ पे बर्फ़ का, वैसे सब मेल्ट हो गई है। उसका रीज़न ये है कि जो वेदर है, टेम्परेचर, वो भाई साहब 3 दिन पिछले हफ्ते प्लस में चला गया, 16 डिग्री 14 डिग्री, और हम अभी 17-18 दिसंबर में हैं और बात कर रहे हैं, हम ऑलमोस्ट क्रिसमस टाइम आ गया और वी आर टॉकिंग अबाउट 16-18 डिग्रीज, वाव। और सारी बर्फ़ मेल्ट होगी और आज भी 7-8 डिग्री है। तो मौसम जो है ना यार यहाँ पे बहुत खेल खेलता है सेंट जॉन में। तो जैसे मेलबर्न की हम लोग बात करते हैं कि पता ही नहीं चलता, 2-4 घंटे में बदल जाता है, हमारा सेंट जॉन भी कुछ वैसा सही है। गाड़ी में बैठ के चाबी कौन लेगा, गाड़ी कैसे चलेगी? मांग रही हूँ, चाबी कहाँ है? एक तो यार कहीं जाना होना बहुत लफड़ा है, वो गाड़ियों का झंझट है ना यार भाई। अगर कुछ बच्चा हो रहा है, फैमिली ज़्यादा एक्सपैंड हो रही है तो भाई बड़ी गाड़ी लो। अब हमें जहाँ पे भी जाना पड़ता है 2 गाड़ियों में ऐसे जाना पड़ता है और इधर बढ़ जाती है टीम, ये हम लोगों की टीम है और उधर दूसरी गाड़ी में उन लोगों की टीम है। हम हमेशा जो है ना सेंट जॉन से जनरली नॉर्थ की तरफ ही जाते हैं, जनरली मंगटन जाते हैं या मंगटन के रास्ते से हैलिफैक्स जाते हैं या शेडियाक या और भी कई एक्टिविटीज़ करने के लिए। जनरली ये जो हमारा एक ही हाईवे है, ट्रांस कनाडा हाईवे, वो कनेक्ट करते हैं और उससे हम नॉर्थ दिशा में चले जाते हैं। तो आज जो है विपरीत जा रहे हैं, हाईवे सेम है, इसे हाईवे 2 के नाम से भी जाना जाता है, बट आज हम जा रहे हैं साउथ में। और साउथ में जो हम जा रहे हैं, ये जो दिशा है ना, ये हमको यूएस की तरफ लेके जाती है। तो यहाँ से अभी मेरे यहाँ से कुछ आधे घंटे की दूरी पे यूएस का बॉर्डर है, बट ठीक यूएस के बॉर्डर से जस्ट पहले एक लेफ़्ट टर्न आता है, हमने इस बार वो लेफ़्ट टर्न ले लेना है। एंड देयर इज़ अ स्वीट टाउन सेंट स्टीफन वहाँ पे, और आज हम सेंट स्टीफन जा रहे हैं। हम पहले भी वहाँ पे गए हुए हैं, पिछली बार जब मॉम डैड आए थे, पेरेंट्स आए थे, तो हम लोग वहाँ गए थे। आप ये समझो कि ये है हमारा सेंट स्टीफन, न्यू ब्रंसविक या कनाडा, बीच में नदी है और उसके परली तरफ घर है जो लोग यूएस में रहते हैं। तो यूएस में जो स्टेट पड़ती है वो मेन पड़ती है। द मोमेंट हम कनाडा एग्जिट करते हैं यहाँ से, जो कि लगभग सेंट जॉन से 110 किलोमीटर और 1 घंटा 5 मिनट की ड्राइव है। हम लोग यहाँ से बॉस्टन गए थे, जब हमको इंडिया ट्रैवल करना था, हमने बॉस्टन से फ़्लाइट्स ली थी, तो हमने उसके ऊपर व्लॉग बनाया था। एंड हमने इसी रूट से हम सीधा बॉस्टन गए थे, मेन क्रॉस करते हुए, और एक आधी स्टेट्स और आई थी, तो मैसाचुसेट्स आया था। बट एनीवेज, मेन के अंदर कैलस सिटी पड़ती है जो नदी के उस तरफ है, और नदी के इस तरफ सेंट स्टीफन है। तो
इनफैक्ट ऐसे भी कहा जाता है कि जो सेंट स्टीफन वालों की जो खिड़कियाँ, जो घर है ना, उनकी खिड़कियों से सामने वाले जो कैलस में रहते हैं उनकी रेजिडेंस की खिड़कियाँ दिखती हैं। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू। वहाँ जाएंगे, देखते हैं आज क्या क्या खुला है। पहली बात तो क्योंकि समर्स में जो होती है जनरली एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत कुछ वहाँ पे होता है करने के लिए, बट अभी विंटर्स हो चुकी हैं तो जनरली ये लोग अक्टूबर नवंबर में सब रैप अप कर देते हैं। नहीं तो यार कहीं पे आराम से बैठ के पिज्ज़ा या कुछ भी फिश एंड चिप्स खा के आराम से चिल करके आ जाएंगे। एटलीस्ट घर से तो बाहर निकले, राइट। तो अगर अब हम यहाँ से सीधा जाएंगे तो यूएस का बॉर्डर आ जाएगा। हमने राइट जाना है सेंट स्टीफन, हमने एग्जिट लिया है बेसिकली, हमने जाना लेफ्ट ही है, तो अब हम आगे से लेफ्ट ले लेंगे। अचानक से ध्यान आया कि हमने जो कोरोला में विंटर टायर्स लगाए थे हमने रीटॉक नहीं करवाया, तो अभी हम रीटॉक करा रहे हैं। यहाँ पे बाई चांस कैनेडियन टायर का हमको मिल गया था टायर सेंटर। तो यहाँ पे ये पेज जो होते हैं ये टाइट कराने बड़े ज़रूरी होते हैं। तो अभी हम लोग सेंट स्टीफन आ गए हैं और सेंट स्टीफन के अंदर हम चॉकलेट म्यूजियम विजिट कर रहे हैं। Here we are at the chocolate museum inside. So I think there is some tickets for this. There is. How much? And at one time, historically speaking, Phenomenal. hard candy. Crunchy. It's very crunchy. It's very crunchy. Oh, that's big. The history of chocolate. Yeah, so you know you can almost. How chocolate got its start. One of the oldest and the most prized food. Its history goes back to 3,000 years when native people of Mexico and Central America first harvested cocoa beans in the rainforest. Wow, that's amazing. You could be the tour guide. It's all good. That's a cacao tree. Right, but. तो cacao जो होता है जिससे चॉकलेट बनती है, right? So पेड़ के ऊपर जब लगता है तो ऐसा होता है. So this is cocoa nibs, and these are sold in health food stores, and they're very healthy. So these have flavonoids in it to protect your heart, and they have antioxidants for your body. They're very good for you. These are the countries here that grow and harvest raw cocoa for the big commercial companies all around the world. Small as gnomes, as big as Lindt, you know, Mars, whatever. They all get their chocolate here. Okay. One of the countries that's lit up here grows 40% of the world's raw cocoa for commercial use. Any idea which one it is? Maybe in the African countries, I'll say Ghana. Very good. Ghana is very close. Ivory Coast. Ivory Coast is 40%. If you add Ghana, Nigeria, and Cameroon, 60%. वाओ। Okay. यहाँ पे पुराने टाइम की मशीन्स पड़ी हैं जिसके अंदर कैंडीज और चॉकलेट्स बनाई जाती थी। तो जैसे कि ये है ना, इसके अंदर फॉन्डेंट मिक्स किया जाता था। पीछे एक और मशीन है जिसके अंदर कैंडीज को स्ट्रेच किया जाता था, कैंडीज जब बनाते थे। ऐसे ही यहाँ पे दो और हैं, वो जो पीछे वाली है जिसके ऊपर डिप नहीं करते चॉकलेट्स को, फज को, जैसे सेंटर फिलिंग वाली चॉकलेट्स होती हैं, तो वो उसको बीच में रख देते थे सेंटर फिल को, और ऊपर से चॉकलेट लेयरिंग हो जाती थी और डिज़ाइन बन जाता था। इंटरेस्टिंग। गैनोंग चॉकलेट फैक्ट्री कनाडा की सबसे पुरानी और सबसे पहली चॉकलेट मेकिंग कंपनी है, जिसकी शुरुआत 1873 में दो भाइयों ने सेंट स्टीफन टाउन में की थी, जिसकी वजह से सेंट स्टीफन को चॉकलेट टाउन के नाम से भी जाना जाता है।
हंस रहे हो, क्या हुआ? डॉलर खर्च करने ही करने हैं जी। हाँ। डॉलर एक तरीके ना ਅਸੀਂ पूछ गए आए हैं। लौट के बुद्धू घर को आए। 4 चॉकलेट्स और डॉलर। उसने भाई क्या क्या नहीं खिलाया सिर्फ तुम्हें, कितनी सारी चॉकलेट्स खिला दी है अरविन। एक्चुअली वी वेंट इन वेरी एक्साइटेड कि यार एक बहुत बड़ा टूर होगा, बहुत मज़ा आएगा, म्यूजियम देखेंगे, बनते हुए देखेंगे कुछ अगर चॉकलेट्स वहाँ पे बन रही हैं। बट एक्चुअली इसका विपरीत था, फिर से कुछ भी नहीं था अंदर से, टाइटा फिश हो गई। दिस ओरिजिनली वॉज अ चॉकलेट फैक्ट्री, गेनोंग चॉकलेट फैक्ट्री। यहाँ पे चॉकलेट्स बनती थी। 1890s में कहीं इसकी चॉकलेट फैक्ट्री की शुरुआत हुई थी और 1990 में इन्होंने मूवमेंट कर दी, कहीं और अपना बड़ा प्लांट बना लिया जस्ट टू मेक इट पीनट फ्री फैक्ट्री एंड ऑल। तो अब यहाँ पे इन्होंने अंदर छोटा सा म्यूज़ियम बना दिया है। म्यूज़ियम यार अब मैं कैसा सा बताऊँ, इट्स अ वेरी स्मॉल म्यूज़ियम, और जहाँ पे पिक्चर्स लगी हुई हैं, फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, कुछ मॉनिटर्स या स्क्रीन्स लगाई हुई हैं और वहाँ पे क्लिप्स चला रहे हैं। और इन्होंने बस एक टूर गाइड रखा हुआ है जो कि बेसिकली आपको 30-40 मिनट हल्का बहुत बता देगा कि कैसे चॉकलेट बनी, कहाँ से शुरुआत हुई, फिर इनकी कंपनी के बारे में। गिनती की इन लोगों ने हमको 3 चॉकलेट्स खिलाई हैं पर पर्सन, और हम लोगों ने पर पर्सन 14 से 15 डॉलर दिए हैं। सो इसलिए कह रहे हैं मज़ा नहीं आया। रियली इट वॉजंट दैट फन। अगर देखना ही था चॉकलेट कैसे बनती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, तो यार हम घर बैठ के यूट्यूब पे ही देख लेते। सो ये रहा यूएस का बॉर्डर। इस तरफ है यूएस राइट साइड में, और लेफ्ट साइड या जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो है कनाडा। ऊपर आप देख सकते हो डायरेक्शन भी दी हुई है कि आप यूएस जा सकते हो। तो ये है सेंट स्टीफेंस का बॉर्डर। ये देखो पापा, वो देख रहे हो, वो पीछे सिडको का पेट्रोल पंप है। तो वो अमेरिकन है, वो सारी अमेरिकन साइड है, वो अमेरिकन चेक पॉइंट है ना। यू कैन क्रॉस, यू कैन वॉक। इस बॉर्डर पे आप वॉक करके भी जा सकते हो यूएस। हाँ नहीं नहीं, आप लोग नहीं जा सकते, हम लोग जा सकते हैं। हमारे पास आगे से यहाँ से नहीं जा सकते आगे। हाँ यहाँ से आप जा सकते हो, ये है ना, जा सकते हैं। हाँ। एंड हेयर वी आर एट अ वेरी ब्यूटिफुल स्पॉट। ये देखो मेरे पीछे राइट साइड पे लाइट हाउस है, सनसेट हो रहा है, और ये बीच में एक रिवर है, इसे सेंट क्रॉइक्स रिवर कहते हैं। जो उधर परली तरफ देख रहे हो वो मेन है, यूएस का पार्ट है, कैलिस सिटी का नाम है। तो सेंट क्रॉइक्स रिवर जो है बीच में से जा रही है, ये 70 माइल्स लॉन्ग रिवर है, एंड इट इज़ डिवाइडिंग सेंट स्टीफन आउट हियर इन कनाडा और उधर मेन कैलिस से। जैसे मैं बोल रहा था व्लॉग के अंदर शुरुआत में कि यार हम लोगों को सामने अमेरिकन्स के घर दिखते हैं, तो वो जो सामने घर हैं वो अमेरिकन्स के हैं। और अभी हम लाइट हाउस की तरफ चलते हैं और वहाँ से थोड़ा सा और पास से दिखते हैं ना, अमेरिकन्स को हाय बोलते हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं। ये बहुत सोना बना हुआ है यार, सारा कुछ क्रिसमस की डेकोरेशन बहुत अच्छी है। अरे भाई साहब, ये जो नदी है इसके पल्ली तरफ तो अमेरिका है, यूएसए जिसे कहते हैं। तो यहाँ से तो कोई बंदा भी तैर के नदी में वहाँ तो पहुँच सकता है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पापा इतना आसान होता तो पहुँच नहीं गए होते दुनिया। तो कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे, कोई इनकी सिक्योरिटी ऐसा कुछ है क्या? बट उनकी सिक्योरिटी है, बहुत टाइट सिक्योरिटी होती है अमेरिकन की, आपको पता ही है, कोई ऐसे क्रॉस नहीं कर सकता। और पता है क्या सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, कि जो कैनेडियन सिटीजन होते हैं, कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर्स होते हैं ना, दे आर फ्री टू रोम अराउंड, या फ्री टू क्रॉस द बॉर्डर, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। और सेम विद अमेरिकन जो यूएस पासपोर्ट होल्डर्स होते हैं। सो यार इनके रिश्तेदार उधर भी रह रहे होते हैं और ये इधर भी रह रहे होते हैं। तभी तो इतना पंगा हुआ था, इफ़ यू रिमेंबर, जब कोविड में इन्होंने बॉर्डर जो है बंद कर दिए थे, तो प्रोटेस्ट हो रहे थे, क्यों भाई क्यों बंद कर रहे हो। जो टूर गाइड थी अभी चॉकलेट म्यूजियम में हमको मिली थी, वो कहती है यार हमारे सारे रिश्तेदार तो वहाँ पे रहते हैं मेन में या उसके आगे थोड़ा सा। सो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी काइंड ऑफ अ कंस्ट्रेंट। जो चैलेंज इन लोगों को आता है ना, वो आता है हम जैसे लोगों से, इंडियन से, या जो दूसरी कंट्रीज़ के होते हैं, जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के नहीं होते, वो लोग क्या करते हैं, वो कनाडा आ जाते हैं किसी भी तरीके से विजिटर वीज़ा पे या किसी भी एंगल से, राइट। फिर वो
बॉर्डर जो है इलीगली क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यार हुआ था सस्कैचुअन में कुछ टाइम पहले, एक गुजराती फैमिली आ गई थी 2 साल पहले, 2.5 साल, मैंने एक व्लॉग भी बनाया था, बहुत पंगा हुआ था उस चीज़ को लेके, और लोग करते भी हैं, है ना। और जैसे यूएस के अंदर क्रॉस करते हैं मेक्सिको वाले बॉर्डर से डोंकी जो करते हैं, सो दीज आर ऑल इलीगल एक्टिविटीज़। और इलीगल एक्टिविटीज़ कौन करते हैं? ज़्यादातर एशियंस ही करते हैं या दूसरे देशों के करते हैं लोग। सो उनसे इन लोगों को खतरा होता है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, कोस्ट गार्ड बैठे होंगे, वॉच कर रहे होंगे। और मैंने सुना है इनकी एक लेजर लाइट भी जा रही है यहाँ से, जो हमें नहीं दिखती, विजिबल नहीं होती, बट वो अलर्ट या अलार्म बज जाता है। और यार कौन इतनी ठंड वाली ठंडी नदी को पार कर पाएगा? इस समय तो जम जाएगा। एक्चुअली हमें दिख नहीं रहा, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ, इनकी सिक्योरिटी एंगल से। सिक्योरिटी एंगल है। देखो वो वहाँ पे देखो, वो बॉर्डर है, वो देख रहे हो, वो दिख रहा है ना, ब्रिज है जो, वो जो ब्रिज है, ब्रिज पे भी हल्की सी लाइन लगी हुई है क्योंकि पीपल आर क्रॉसिंग द बॉर्डर, राइट। काफ़ी एक अच्छी सी बोर्ड वॉक सी बना रखी है यहाँ पे इन लोगों ने, और सजावट तो हुई है क्योंकि क्रिसमस पास आ रही है एंड ड्यूरिंग द एंड ऑफ दैट ईयर तो आपको फेस्टिव टाइम महसूस होता है, मज़ा आता है क्योंकि सजावट हुई होती है। जैसे दिवाली होती है हम लोगों की इंडिया में, वैसे यहाँ पे क्रिसमस होती है। तो हमारा खाना आ गया है, अमेजिंग सा, बहुत ही डिलीशियस और यम लग रहा है। दीज आर द विंग्स, ये है पिज्ज़ा ग्रीक स्टाइल, एंड ये है पास्ता। मम्मा का इटालियन स्टाइल पास्ता मंगवाना चाह रही थी मम्मा। सब खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा तेज भूख लग रही है। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, इनफैक्ट प्लेटें भी देख लो। मात्र 5 से 7 मिनट में हमने पूरा चंड कर दिया, साफ कर दिया, इतनी तेज भूख लगी थी। एंड आई एम टेलिंग यू द फूड वाज अमेजिंग। जस्ट ऐसे ही मैं ब्लॉग के लिए नहीं बोल रहा, बहुत बढ़िया पिज्ज़ा था जो आज कई दिनों बाद खाया है हम लोगों ने। वो था ऑल वेजी सिग्नेचर स्टाइल पिज्ज़ा था पूरा इनका, पिज़्ज़ा डिलाइट का। एंड देन चिकन विंग्स वर रियली गुड। मेरी मम्मी यही बोल रही थी कि सुबह से तुम उल्टा सीधा खा रहे हो। आज सुबह हम लोगों ने नूडल बर्गर खाए थे, वो भी क्या यम बने थे, और घर पे बनाए थे नूडल बर्गर। ओए होए होए होए, वाकई में यार पहली बार बनाए थे, सो अमेजिंग। तो सुबह से हम जो है गोरवा खाना खा रहे हैं, बट इंडियन स्टाइल में खा रहे हैं। हालांकि जो पिज़्ज़ा था वो गोरे स्टाइल में ही था, बट हमें ऐसा लगा कि डोमिनोज का ऑल वेजी एक्स्ट्रावेंजा खा रहे हैं। वंडरफुल, मज़ा आ गया। पूरा दिन जो है बढ़िया निकला ओवरऑल। ठीक है, म्यूजियम वो सो ओके, टाइम पास हो गया यार। आते हैं, एक्सपीरियंस होता है, ऐसे ही कहीं जाते हो तो आपको पता चलता है, नई नई जगह पे एक्सप्लोर करते हो, राइट। कुछ चीज़ अच्छी निकलती है, कुछ चीज़ और टाइम पास निकलती हैं। बट एनीवेज आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मैं ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करता, अंधेरा भी हो गया है बाहर, 6 बज गए, हम लोगों को यहाँ से जाना भी है वापस। सो फिर मिलेंगे एक और नए व्लॉग के अंदर। बट उससे पहले जाते थे मैं हमेशा बोलता हूँ कि वीडियो को लाइक कर देना अगर इतनी सी भी पसंद आई हो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब द चैनल। मोटिवेशन मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। फिर मिलेंगे एक और अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी या।